सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर एक जीत आपकी ही होगी, बस अपने सपने को अपनी निगाहों में। हेलो एवरीवन, दिस इज अंशिका पांडे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने फॉलो करी थी अपने ड्रॉप ईयर में। सो एज यू ऑल नो, नीट का जो एग्जाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है, जिसमें केमिस्ट्री 180 मार्क्स, फिजिक्स 180 मार्क्स एंड बायो जो है वो 360 मार्क्स की होती है। दैट इज अ जूलॉजी 180 एंड अ बॉटनी 180। तो आज मैं आपके साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी जो मैंने फॉलो करी। सो हम स्टार्टिंग करते हैं फिजिक्स से। सो एज यू ऑल नो, फिजिक्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स में उतनी ही ज़्यादा हमारी फिजिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। और ज़्यादातर जो नीट एस्पिरेंट होते हैं, आई मीन बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी फिजिक्स जो है वो वीक ही होती है। सबको लगता है कि हमारी फिजिक्स जो है नीट एस्पिरेंट को वो वीक है। तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स से स्टार्टिंग करेंगे। तो फिजिक्स में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप जो भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो वो अपने टीचर्स के लेक्चर से आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे। अपने टीचर्स के लेक्चर तो रेगुलर लोगे, उनके नोट्स जो है उनको फॉलो करोगे, उसमें जो क्वेश्चन सर ने कराए हैं आप उसको नोट डाउन करोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, कुछ चैप्टर्स जो होते हैं उसमें हमें प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर लेक्चर सब कुछ बनाना होता है और सब कुछ अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने टीचर्स के नोट्स को फॉलो करेंगे, टीचर्स के लेक्चर को फॉलो करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। जब हमारा वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब हम मूव ऑन करेंगे अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे, जैसे कि पीवाईक्यूज या मॉड्यूल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे क्लास में जो लेक्चर चल रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं हमारे, उसी के साथ साथ हम अपने मॉड्यूल से या डीपीपी से प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। जैसे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक सर ने आज पढ़ाया, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस जो है वो अपने मॉड्यूल से या डीपीपी से सॉल्व करेंगे, तो वो हमारा टॉपिक जो है उस पर साथ ही साथ हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करते जाएंगे। और जब हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन हम उस चैप्टर के पीवाईक्यूज पास्ट 20 ईयर्स के कंप्लीट कर देंगे। पास्ट 20 ईयर्स की पीवाईक्यूज इनफ है, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, उससे आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैं फिर से समराइज कर देती हूँ, फिजिक्स में मेनली आपको लेक्चर फॉलो करना है, लेक्चर नोट्स फॉलो करने हैं, उसके सारे क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो डीपीपी या मॉड्यूल से वो, और साथ में पीवाईक्यूज। और सबसे एक चीज़ आपको ये भी फॉलो करनी है कि अपनी जो सोर्स है वो स्ट्रिक्ट कर लेनी है। मतलब अगर आप जो चीज़ फॉलो कर रहे हो, जो बुक या जो मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, आप उसी को फॉलो करो। क्योंकि अगर आप एक बुक को बार बार लगाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एज कम्पेयर टू आप एक कई सारी बुक को साथ में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ही सोर्स जो है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और एक चीज़ और, आप फिजिक्स में क्या करेंगे, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, चैप्टर कंप्लीशन के साथ में या फिर चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद आप एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। 1 पेज शॉर्ट नोट्स बना लेंगे जिसमें आप उस चैप्टर के फॉर्मूलेज इंक्लूड करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती है जो हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करती है, आप उसको उसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो वो आपके शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे एट द टाइम ऑफ टेस्ट। जब आपकी टेस्ट में बहुत सारे चैप्टर आएंगे और आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप इंडिविजुअल थ्योरेटिकल पॉइंट्स रिवाइज करें, अपने पूरे नोट्स रिवाइज करें, लेक्चर नोट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन करने हैं उनको अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि जो आपने क्वेश्चन किया और आप भूल गए और आप आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हो। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं तो आपको मिनिमम 200 क्वेश्चन पर चैप्टर करके चलना है। उससे क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के कवर हो जाएंगे। साथ में अगर आपने स्टार्टिंग करी है 11 से, तो फिर आपको क्या करना है, जो बेसिक मैथ्स और जो वेक्टर और यूनिट डायमेंशन है इनको बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि बेसिक मैथ्स के कई सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि एपी सीरीज जो या जीपी सीरीज जो है वो आपके बहुत सारे आगे के चैप्टर्स में काम आती है, जैसे ग्रेविटेशन या पोटेंशियल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बेसिक मैथ्स जो है वो बहुत अच्छे से करके चलनी है। और फिर आगे जो काइनेमेटिक्स के चैप्टर है वो भी आपको अच्छे से करने हैं। तो मेनली बस ये है कि अपने टीचर को फॉलो करो, अपने नोट्स को फॉलो करो और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए ये मेरी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने फॉलो करी थी। नाउ वी मूव ऑन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पार्ट जो है वो एक ऐसा पार्ट है जिसको मॉडरेट कंसीडर करते हैं, ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट और ना ही ज़्यादा ईजी। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है ना, कि हमको लगता है कि हमारी फिजिक्स जो है वो ज़्यादा, जो नीट एस्पिरेंट है उन सबको ये लगता है कि फिजिक्स जो है वो थोड़ा टफ पार्ट पड़ जाता है और जो बायो है वो ईजी पड़ जाता है, तो हम केमिस्ट्री कर लेंगे, इसलिए हम केमिस्ट्री को इग्नोर करते चले जाते हैं और उसमें ही हमारे मार्क्स ज़्यादा जाते हैं। लेकिन इसकी जगह हमें ये करना चाहिए कि हम ये मेक श्योर करें कि जो हमारी केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। तो उससे क्या होगा ना, हमारे जो मार्क्स है वो
अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। तो केमिस्ट्री में जैसे होता है कि 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो तीनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हमें लगानी पड़ती है। फिजिकल जो है वो मोर और लेस लाइक फिजिक्स होती है। जैसे फिजिक्स में हम सॉल्विंग करते हैं, फॉर्मूलेस को अच्छे से पढ़ते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, लेक्चर नोट्स को फॉलो करते हैं, वैसे ही क्या करना होता है हमें फिजिकल में करना होता है। फिजिकल में जो सर आपके नोट्स पढ़ा रहे हैं, आपने उसको पढ़ा, लेक्चर नोट्स पढ़े, फॉर्मूले की शीट बनाई, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, ठीक है। और आप फिजिकल में क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज नहीं तो जो इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कभी कभी डायरेक्ट जो है वो उसकी वैल्यू के साथ ही वो पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको वो जो है वो बहुत अच्छे से करना है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। उसके बाद फिजिकल में पीवाईक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज जो है वो रेपिटेटिव आपके पास आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं पेपर में। क्योंकि उसमें ये है ना, जैसे मतलब एक कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर टाइप का एक ही जैसा बनता रहता है, तो वही जो है वो रिपीट होता रहेगा। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट 20 ईयर के लिए फिजिकल। पीवाईक्यू तो सब में ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, पर बायो हो। और फिजिक्स में क्या है और फिजिकल में क्या होता है कि जो वो आपके जो पीवाईक्यूज हैं वो थोड़े से रिपीट हो जाते हैं, तो उसको आपको बहुत अच्छे से करके चलना है, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है फिजिकल में, क्योंकि जो उसमें कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको उसमें इतनी ऐसी कुछ पर्टिकुलर लाइन टू लाइन रीडिंग नहीं करनी है। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल वाला पार्ट जो है, बैटरी वाला जो पार्ट है, उसको आप थोड़ा सा उससे रीड कर लो। सॉलिड स्टेट है, सरफेस केमिस्ट्री है, तो इसको थोड़ा आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी से रीड करके चलो तो वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एक डिफरेंट अप्रोच होती है। सबसे पहले जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जीओसी, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं पूरी ऑर्गेनिक के। जीओसी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी जीओसी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आपको आगे आने वाले जो चैप्टर्स है उनमें प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने टीचर के नोट्स फॉलो करने हैं, टीचर के लेक्चर फॉलो करने हैं, लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है। साथ में जीओसी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है विद पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक का रहता है वो रहता है रिएक्शन वाला पार्ट। तो रिएक्शन वाला पार्ट जो है उसको आप कैसे अच्छे से कर सकते हो, उसके लिए अपना एक नोटबुक बना लो जिसमें सारी नेम रिएक्शन और अदर रिएक्शन जो है वो इंक्लूड हो, और उस नोटबुक को आप रिवाइज करते रहो इन द गैप ऑफ 2 to 3 डेज के अंदर, आप उसको रिवाइज करते रहो। तो उससे क्या होगा ना, वो रिएक्शंस जो है वो आपके माइंड में जो है वो सर्कुलेट होती रहेगी, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं नीट में जो डायरेक्ट जो है वो रिएक्शन बेस्ड आ जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें भी हमें एनसीईआरटी सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो आपकी एनसीईआरटी है वो आपके कंसेप्ट को ब्रश अप करती है, क्योंकि उसमें कई सारे कन्वर्जन्स दे रखे होते हैं ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी में, तो उन कन्वर्जन्स के थ्रू आपकी रिएक्शंस रिवाइज होती है, ठीक है। तो और साथ में जो उसमें और क्वेश्चंस दे रखे होते हैं रिएजेंट वाले, वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी करनी चाहिए। बैक एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट, एग्जाम्पल आपको ऑर्गेनिक के भी करने चाहिए, और साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग भी आपको करनी है ऑर्गेनिक में, क्योंकि उसमें कोई भी पॉइंट जो है वो ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी का आपको मिस आउट नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको उसकी भी लाइन टू लाइन रीडिंग करनी है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बायो की तरह ही हमें उसको लर्न करना पड़ता है, मतलब उसकी एनसीईआरटी हमें बायो की तरह ही पढ़नी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो नीट एग्जाम है उसमें मेन जो लाइंस होती हैं उनसे ही इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इस बार 22 का जो एग्जाम था उसमें ही 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बीच की लाइन से आए थे, और बहुत ही ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी जो है उसको लाइन टू लाइन रीड करें, ठीक है। तो उसके साथ साथ क्या भी है, इनऑर्गेनिक के जो कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। इनको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपकी आने वाली जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वो बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री की जो ये केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल बॉन्डिंग है और साथ में पीरियोडिक टेबल, इनको बहुत अच्छे से करके चलना है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से नोट डाउन करना है। तो अगर आपके ये 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए देन आगे की केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चैप्टर रहता है, वो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच का है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसमें क्या है ना, आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उनको फॉलो करके चलना है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी की लाइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है,
और PYQs करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो है वो लर्निंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, उसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट बेस्ड नहीं है, उसमें बस फैक्ट्स होते हैं, तो वो आपको मेमोराइज करके चलते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या जो आप बार बार भूल रहे हो, उसको आप क्या कर सकते हो, कॉपी में नोट डाउन कर लो और उसको रिवाइज करते जाओ। ठीक है। सो ये केमिस्ट्री की मेरी स्ट्रेटेजी थी। नाउ वी मूव ऑन द बायोलॉजी पार्ट। तो बायोलॉजी जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट का फेवरेट पार्ट होता है। ठीक है, और हमें इजी भी लगता है। पर बायो को भी अगर हम एक अच्छी अप्रोच से परफॉर्म करेंगे देन इट विल बी हेल्पफुल कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें, क्योंकि बायो में इजीली हम 360 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो पूरा पेपर होता है उसमें वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। सारे क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी की लाइन से ही आते हैं, बट हमें उसको एक अप्रोच अच्छी फॉलो करनी पड़ेगी जिससे हम सारे क्वेश्चंस जो है वो कर पाए। देखो बायो में क्या होता है ना, चैप्टर्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो वो जो मेमोराइज वाले ज़्यादा होते हैं, जैसे कि 11th क्लास का डाइवर्सिटी वाली फर्स्ट यूनिट है, एंड जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एनिमल किंगडम्स में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। तो वो वाले जो चैप्टर्स हैं ना वो मेमोरी बेस्ड ज़्यादा है, क्योंकि अगर उनको आज आपने पढ़ा तो आप उसको 10 दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन दूसरा पार्ट क्या होता है जो कि कंसेप्चुअल होता है, जैसे कि फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है। तो इसको अगर आप आज पढ़ रहे हो तो वो आपके दिमाग में बना रहता है। ठीक है। तो जो मेमोरी वाले जो चैप्टर्स जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स वाले हैं, तो उनको आप क्या करो, एक कॉपी में नोट डाउन कर लो, या एक पेपर्स में A4 शीट होती है उसमें आप अलग अलग चैप्टर्स के एग्जाम्पल लिख लो और उसको वॉल पे स्टिक कर दो। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक फाइल लो, उस फाइल में उन चैप्टर्स को अटैच, उन चैप्टर्स के जो एग्जाम्पल है उनको अटैच कर लो और उनको रिवाइज करते रहो। ठीक है। और जो कंसेप्चुअल पार्ट है ना उसको आपको इतना ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बस आप एक बार टीचर से अच्छे से समझ लेना वो क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ है, और उस पूरे प्रोसेस को आप अपने माइंड में रिकॉल कर सकोगे। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, जो एनसीईआरटी होती है उसके साइड में, एनसीईआरटी बुक के साइड में जो एक गैप दे रखा होता है बायो की एनसीईआरटी में, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। वो इसलिए होता है कि कई बार ऐसा होता है जब हम टीचर से समझते हैं कोई चैप्टर को तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, या वो कोई ऐसा पॉइंट बताते हैं जो हमें रिक्वायर होता है उस टाइम पे उस चीज़ को समझने के लिए। तो हम उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या कर सकते हैं कि अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और केमिस्ट्री और जो बायो की एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना होता है, मतलब कि 10 to 15 टाइम्स तो वो आपका आराम से रीड हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायो की एनसीईआरटी। ठीक है, क्योंकि उसकी जो लाइन से ही क्वेश्चन आता है, मतलब सबसे ज़्यादा तो आपको बायो की एनसीईआरटी रीड करनी होती है, देन फिर उसके बाद केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी आपको रीड करनी पड़ती है, मेनली इनऑर्गेनिक की सबसे ज़्यादा। फिर फिजिक्स का ये है कि आप थोड़ा उसको स्किप कर सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बायो की जो एनसीईआरटी है वो लाइक अ बाइबल है, या आपको वो बहुत अच्छे से आपको करनी है, बस मैं ये बोलना चाहूँगी। ठीक है। और साथ में फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो उस चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि आप एनसीईआरटी फिंगर टिप से कर सकते हैं, या फिर जो मॉड्यूल्स एनसीईआरटी बेस्ड हो आप उनसे कर सकते हैं, डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो में क्या होता है, पीवाईक्यूज जो है वो आपके रिसेंट ईयर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट 10 to 15 ईयर्स के, क्योंकि पहले क्या था, जो पेपर था वो सीबीएसई कंडक्ट करती थी, तो वो पेपर जो था वो इतना एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था, उसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी थे, तो उसे आपको अब ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेनली आप जो 10 to 15 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज है उन पे ज़्यादा फोकस किए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बायो का ये आपको प्लान एक फॉलो करना है, साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन अगर मैं तीनों का कंपैरिजन बताऊं तो ये है कि बायो में आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन जो है उसको 60% कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है 40% कीजिए एट द इनिशियल डेज, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का टाइम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंसेप्ट समझने की बायो की, और बायो की जो रिवीजन है, आपको जो चीज़ें हैं वो मेमोराइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए पर उनको रिवीजन ज़्यादा करिए चीज़ों को। ठीक है। फिर आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हैं, जब जैसे जैसे आपका पेपर जो है आप उसके क्लोज आएंगे, तब आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज कर दीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही आप अपने चैप्टर को रिवाइज कीजिए। ठीक है। और फिजिक्स में इसका जस्ट अपोजिट होता है, फिजिक्स में आपको 60% क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, तो 40% आपको जो है वो थियोरटिकल पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्योंकि थ्योरी जो है वो आप फिजिक्स में ऐसे पढ़िए कि एक बार आपको अच्छे समझ में आ जाए कंसेप्ट, उसके बाद क्या है ना, वो आपका शॉर्ट नोट से ही आपका जो काम है वो होता रहे, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो अपने चैप्टर को रिवाइज करते रहिए आगे चल के। ठीक है। टेस्ट के टाइम पे जब आपका टेस्ट हो तो आप क्या करें, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स को, देन फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो ऐसे आपका फिजिक्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता रहेगा। और बायो में तो मैंने बता ही दिया है।
ठीक है। तो मैंने अपनी इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी शेयर कर दी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली कोई भी मेरी वीडियोज़ है वो आपसे मिस आउट ना हो सके। और मैं आगे भी कई सारे वीडियोज़ अपलोड करूँगी ऑन द टॉपिक ऑफ दैट इज़ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एंड ऑल, बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको डाउट होता है, मेरा टाइम टेबल्स जो है और 1 ईयर स्ट्रैटेजी एंड 2 ईयर स्ट्रैटेजी, उन सब पे मैं अपने वीडियोज़ अपलोड करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।